1796 के पतझड़ में शाहजमान ने अपने वतन से कूच किया और पंजाब पर उल्लू जैसी परछाई डाल दी। यह तीसरी बार था जब उसने सिंधु नदी को पार किया था और इस बार उसका इरादा सीधा दिल्ली की ओर बढ़ने का था। पहले 2 हमले विफल रहे थे, लेकिन इस बार उसकी सेना की ताकत के बारे में जो अफवाहें फैलीं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में दहशत फैला दी। शाहजमान के पास 30,000 से ज्यादा अफगान सैनिकों की एक अच्छी तरह से लैस फौज थी और उसे पूरा विश्वास था कि हिंदुस्तान से भी कई लोग उसकी फौज में शामिल हो जाएंगे। कसूर का निजामुद्दीन खान उसका समर्थन कर रहा था, जिसे बदले में लाहौर की सूबेदारी का वादा किया गया था। सतलुज के उस पार पटियाला का साहिब सिंह अपने खानदानी रिवाजों का पालन करते हुए हर नए आक्रमणकारी का वफादार बनने को तैयार बैठा था और पंजाब के पार स्थित रोहिल्ले पहले से ही शाहजमान का साथ देने के लिए बेताब थे। अफगानों को उकसाने वालों में केवल उत्तर भारत के लोग नहीं थे, बल्कि अवध का वजीर और यहां तक कि मैसूर से टीपू सुल्तान तक शामिल थे। इन सब ने अफगानों को हिंदुस्तान आने के लिए आमंत्रित किया। शाहजमान ने इन न्योतों का उत्तर अपने कट्टर इरादों से दिया। वह अपनी फतहमंद फौज के साथ काफिरों से युद्ध करने निकलने वाला था, ताकि इन इलाकों को उन बेशर्म कौमों की गंदगी से मुक्त कराया जा सके। उस समय हिंदुस्तान में 2 प्रमुख ताकतें मानी जाती थीं, मराठा और सिख। लेकिन क्षेत्रीय दृष्टि से सबसे पहले नंबर पर आते थे सिख। जैसे ही शाहजमान के इस हमले की खबर फैली, लोग जान बचाने के लिए पहाड़ों की ओर भागने लगे। मिसलदार, जो पहले आम जनता से सुरक्षा के नाम पर कर वसूलते थे और जिन्हें बदले में उनकी हिफाजत करनी चाहिए थी, वही लोग सबसे पहले भाग खड़े हुए। दिसंबर तक अफगानों ने पंजाब में झेलम तक का इलाका कब्जा कर लिया। रास्ते में 2 बड़े सिख सरदारों की रियासतें पड़ती थीं, गुजरात, जो अब पाकिस्तान में है, कि साहिब सिंह भंगी और सरदार रंजीत सिंह। साहिब सिंह भंगी ने शुरू में अफगानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उनका हौसला टूट गया और वो पूरब की तरफ भाग गए। सरदार रंजीत सिंह के पास मुश्किल से 5,000 घुड़सवार थे और वो भी बिना अनुशासन के। उनके पास केवल बंदूकें और भाले थे, जबकि अफगानों के पास भारी तोपें थीं और ऊंटों पर लगे घूमने वाले गन की मदद से वे युद्ध करते थे। स्थिति इतनी विकट थी कि अगर अफगानों को रोका जाना था तो सिखों को एकजुट होना ही था, नहीं तो एक एक करके सभी खत्म कर दिए जाते। सबसे साफ और पवित्र जगह थी अमृतसर। जब संकट की घड़ी आई तो सरदार रंजीत सिंह ने अपने परिवार और अपने घुड़सवारों को इकट्ठा किया और अमृतसर की ओर कूच कर दिया। वहां सरबत खालसा की पुकार पर कई सिख सरदार जमा हुए। ज्यादातर लोगों की राय बनी कि मैदान छोड़ देना चाहिए, अफगानों को लूटपाट करने दिया जाए और फिर छापामार यानी 2.5 फुट तरीके से उन्हें परेशान किया जाए। इस रणनीति के सबसे बड़े समर्थक थे बुजुर्ग सरदार साहिब सिंह भंगी। ज्यादातर सरदार उनका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने परिवारों को पहले ही पहाड़ों की ओर भेज दिया था और अब खुद भी वहां जाना चाहते थे। लेकिन इसी बीच सदा कौर, जो सरदार रंजीत सिंह की सास थी, उन्होंने सरदार रंजीत सिंह को मैदान छोड़ने से रोका और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। सरदार रंजीत सिंह के इस बहादुरी वाले फैसले से पूरा माहौल बदल गया और ज्यादातर सरदार उनका साथ देने को तैयार हो गए। सरदार रंजीत सिंह ने सिख फौज की कमान अपने हाथों में ली और लाहौर की तरफ बढ़ गए। उन्होंने सिर्फ अफगानों ही नहीं बल्कि उनके साथियों को भी गांवों से बाहर भगा दिया और फिर लाहौर को घेर लिया। हर रात सिख सवार शहर के किसी न किसी हिस्से पर अचानक हमला करते, कुछ अफगानों को मारते और फिर अंधेरे में गायब हो जाते। उसके अगले साल ही जनवरी 1797 में शाहजमान को यह खबर मिली कि उसका भाई महमूद अफगानिस्तान में उसके खिलाफ बगावत की योजना बना रहा है। इस खबर के मिलते ही शाहजमान को फौरन काबुल लौटना पड़ा, लेकिन जाते समय वह लाहौर में जनरल शाहांची खान को 12,000 सैनिकों के साथ छोड़ गया। सिख योद्धाओं को पीछे हटती हुई सेनाओं पर हमला करने की रणनीति में पूरी महारत थी। उन्होंने शाहजमान का पीछा किया। रात की अंधेरी चुप्पी में घोड़ों की टापें झेलम की ओर दौड़ रही थीं। शाहजमान की फौज भारी सामान से लदी हुई नदी पार कर रही थी। सैकड़ों ऊंट, तोपें, गाड़ीवान, बारूद और खजाने के संदूक। तभी सिखों ने 3 दिशाओं से हमला बोला। पहली टक्कर में ही ऊंटों के कारवां में भगदड़ मच गई। कुछ नदी में गिर पड़े, कुछ रौंदे गए।
सिख तलवारें लिए सीधा रसद गाड़ियों पर टूट पड़े। सरदार रंजीत सिंह के सवारों ने तोपों की बैलगाड़ियों को काटकर अलग किया और उन्हें वहीं जला दिया। अफगान सैनिक भागने लगे, कुछ तीरों से गिरे, कुछ पानी में डूबे। सिखों ने शाहजमान के राशन, खजाने, हथियार और निजी शिविर के सामान तक पर कब्जा कर लिया, जिनमें अफगान झंडे, सील मुहरें और दस्तावेज भी शामिल थे। इसी दौरान शाहांची खान ने यह योजना बनाई कि लौटते हुए सिखों पर अचानक हमला करके उन्हें चौंकाया जा सकता है। उसने रामनगर के पास सिखों को घेरने की कोशिश की। घाटी के दोनों ओर अफगान सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। तोपें ऊंचाई पर लगाई गईं, घुड़सवार दस्ते नीचे मैदान में फैल गए। सिखों को लगा जैसे शिकारी उन्हें चारों ओर से बंद कर चुके हैं, लेकिन घेराबंदी टूटती है। जैसे ही सिखों ने तलवारें खींची और सीधा सामने की पंक्ति पर धावा बोला, पहली टक्कर में ही अफगान घुड़सवारों की पंक्ति उखड़ जाती है। सिख योद्धा सीधा अफगानों के कमांड टेंट तक पहुंच जाते हैं। तोपें चलती हैं, लेकिन बहुत देर से। सिख घोड़े हवा में छलांग लगाते हैं और तोपचियों को वहीं काट डालते हैं। एक अफगान सेनानायक घोड़े समेत गिरता है और सिख योद्धा उसकी छाती पर चढ़कर उसकी गर्दन काट देता है। शाहांची खान भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे की तरफ से सिख दस्ते उसकी तोपों की लाइन पर हमला बोल देते हैं। 3 घंटे के भीतर रामनगर की धरती पर अफगानों की लाशें बिछ जाती हैं। इस संघर्ष में शाहांची की सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत की खबर जैसे ही आसपास के गांवों तक पहुंची, वहां के सिख और हिंदू ग्रामीणों के दिलों में भी आग जल उठी। जिनके घर अफगानों ने जला दिए थे, जिनके परिवारों को अपमान सहना पड़ा था, उन्होंने अब डरना बंद कर दिया। खेतों में काम करने वाले सिख जाट, हिंदू बनिए, लुहार, बढ़ई, सबने अपने अपने औजारों को हथियार बना लिया। कोई हल का फाल लेकर आया, कोई कुल्हाड़ी, कोई लोहे की जंजीर। कुछ ने पुराने मंदिरों और गुरुद्वारों से निकाले गए टूटे भाले और तलवारें उठाईं। वे सब सिख फौज के साथ आकर खड़े हो गए। कोई वर्दी नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, लेकिन आंखों में वही आग थी जो सिख योद्धाओं में थी। पंजाब अब सिर्फ मिसलदारों की जंग नहीं थी, यह सिख और हिंदू जनता की लड़ाई बन चुकी थी। उसी कठोर सर्दी के मौसम में सरदार रंजीत सिंह एक साधारण सिख सरदार से बढ़कर पंजाब का हीरो बन चुके थे। इस हार की बेइज्जती अफगानों के दिल में गहरी चुभ चुकी थी। जैसे ही शाहजमान ने अपने घर के मसले सुलझाए, उसने एक बार फिर गर्द ए मुसीबत उठाई और हिंदुस्तान पर दोबारा चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। एक बार फिर पंजाब में भगदड़ मच गई। लोग अपने घरों को छोड़कर पहाड़ों की ओर भागने लगे। अक्टूबर तक पंजाब के सभी बड़े शहर वीरान हो चुके थे। शाहजमान ने इस बार कसम खाई थी कि वह सिखों से खूनी बदला लेगा। अपने लोगों को इस फौज में शामिल करने के लिए उसने ऐलान किया कि जो कोई भी उसकी फौज में शामिल होगा, उसे हिंदुस्तान को लूटने की पूरी छूट दी जाएगी। इस बार शाहांची खान के बेटे भी फौज में मौजूद थे, जो अपने पिता की पिछली हार का बदला लेने के लिए बेताब थे। पंजाब में एक बार फिर आतंक का माहौल था। यहां तक कि अमृतसर जैसे पवित्र स्थल पर, जहां दरबार साहिब स्थित था, उसकी रखवाली के लिए केवल कुछ ही सिपाही बचे थे। दिल्ली के मुगल दरबार में नियुक्त अंग्रेज रेजिडेंट कॉलिंस ने उस समय लिखा कि सिखों के पीछे हटने पर विश्वास करना मुश्किल था। इस बीच साहिब सिंह भंगी ने गुजरात को खाली कर दिया। अफगानों ने उस शहर को लूट लिया और जो लोग पीछे रह गए थे, उन्हें बेरहमी से कत्ल कर डाला गया। अफगानों ने गुजरात शहर में दाखिल होते ही हर घर को शक की नजर से देखा। जिन गलियों में एक समय आरती और अरदास की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब घोड़ों की टापें और चीखें सुनाई दे रही थीं। जिन हिंदू और सिखों को समय रहते खबर मिल गई थी, वे पहले ही भाग चुके थे, लेकिन जो मुसलमान निवासी वहीं रह गए थे, उन्हें अफगानों ने कोई रियायत नहीं दी। जिन परिवारों ने दरवाजे बंद किए, उन्हें बाहर निकालकर तलवारों से काटा गया। मस्जिदों में छिपे कुछ बुजुर्ग और बच्चे भी नहीं बचे। उन्हें गद्दारी के शक में वहीं मार डाला गया। चंद घंटों में ही गुजरात की गलियां लाशों से भर गईं। पानी के कुंडों में खून बह रहा था और दीवारों पर छप छप के निशान थे। ये कत्लेआम मजहब की पहचान के बावजूद हुआ, क्योंकि अफगानों को अब किसी पर भरोसा नहीं था। ये उनकी हार और डर से उपजा हुआ वहशत था, जिसमें इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। गुजरनवाला का भी वही हाल हुआ। वह सरदार रंजीत सिंह पहले ही छोड़ चुके थे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें।
अब वापस चलते हैं वीडियो पर। इस तबाही के माहौल में जब अमृतसर में सरबत खालसा की सभा बुलाई गई तो ज्यादातर सरदार एक बार फिर पहाड़ों की ओर भागने के पक्ष में थे। लेकिन उसी समय सदा कौर ने सभी को याद दिलाया कि जिन लोगों से उन्होंने प्रोटेक्शन टैक्स वसूला है उनकी रक्षा करना अब एक जिम्मेदारी बन चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बाकी सरदार भाग जाते हैं तो वह खुद उन सिखों का नेतृत्व करेंगी जो लड़ने को तैयार हैं। उनके साहसिक रुख का समर्थन सरदार रंजीत सिंह ने किया और उन्होंने एक भावुक अपील की कि पवित्र अमृतसर को उन लोगों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता जिनके लिए मंदिरों को अपवित्र करना ही सम्मान की बात होती है। उस सभा में सरदार रंजीत सिंह के चाचा दाल सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने वहां बताया कि उन्होंने शाहजमान के लिए जा रहे फलों से भरे एक हथियारबंद कारवां को लूट लिया है। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों को यह तसल्ली भी दी कि अफगानों की बहादुरी को जरूरत से ज्यादा बताकर पेश किया गया है और सिखों के लिए उन्हें हराना कोई कठिन काम नहीं होगा। यह सुनकर बाकी सरदारों का हौसला मजबूत हुआ और वे भी तैयार हो गए। इसके बाद सरदार रंजीत सिंह को दोबारा सिखों का नेता घोषित किया गया। इस बीच अफगानों की शुरुआत ही गड़बड़ रही। भले ही शाहजमान ने यह ऐलान किया था कि वह सिखों का पूरी तरह से सफाया कर देगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मुसलमानों को हुआ, जो यह सोचकर अपने घरों में रुके रहे थे कि अफगान तो अपने ही मजहब के लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अफगानी फौज ने सारा राशन और जरूरी सामान उन्हीं मुस्लिम किसानों से छीन लिया, जिससे यह साफ हो गया कि इस बार का हमला किसी एक कौम के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए एक त्रासदी था। शाहजमान ने अपने सहयोगियों कांगड़ा के संसार चंद और जम्मू के राजा को खत भेजे, जिनमें उसने यह आदेश दिया कि जो भी सिख परिवार पहाड़ों में शरण लेने पहुंचे उन्हें किसी भी हाल में पनाह न दी जाए। 27 नवंबर 1798 को शाहजमान ने लाहौर में प्रवेश किया। इस बार उसने अपनी फौज को शहर के अंदर आने की इजाजत नहीं दी और साफ आदेश जारी किए कि लूटपाट नहीं होगी। इस बार की जंग केवल सिखों से ही होगी। उसकी रणनीति बहुत साफ थी। अगर सिखों को पंजाबी मुसलमानों और हिंदुओं से अलग थलग किया जा सके तो आधी जंग तो पहले ही जीती जा सकती थी। और अगर सिखों के अंदर भी फूट डलवा दी जाए माझा के सिखों जो सतलुज और रावी के बीच के इलाके में रहते थे और मालवा के सिखों जो सतलुज के पूरब में बसे थे के बीच, तो पूरा पंजाब बिना गोली चलाए ही हाथ आ सकता था। कागजी योजनाओं पर यह रणनीति बहुत सफल लग रही थी। कसूर का निजामुद्दीन खान, जो खुद को पंजाबी मुसलमानों का नेता बताता था, बस इसी ताक में बैठा था कि शाहजमान के जरिए लाहौर की सूबेदारी हासिल कर ले। कांगड़ा का संसार चंद, जो हिंदुओं का प्रतिनिधि बनने का दावा कर रहा था, वह भी शाह के पक्ष में पूरी तरह तैयार था। वहीं पटियाला का साहिब सिंह अपने खानदानी वफादारी का हवाला देकर और जमान के दादा की सेवा का जिक्र करते हुए मालवा के सिखों की ओर से शाहजमान के लिए समर्थन जुटाने में लगा था। लेकिन इन सब के बीच शाहजमान के सीने में जो एकमात्र कांटा लगातार चुभता जा रहा था, वह थे महज 18 साल के नौजवान सरदार रंजीत सिंह। यह वही सरदार रंजीत सिंह थे जो माझा और दोआब की मिसलों के उभरते हुए नेता बन चुके थे। शाहजमान ने सरदार रंजीत सिंह को रोकने के लिए अमृतसर की ओर अफगानों का एक सैन्य दस्ता भेजा। सरदार रंजीत सिंह स्वयं शहर से 5 मील बाहर निकल आए, जहां फिर से भिड़ंत हुई। सिखों की तलवारें बिजली की तरह चल रही थीं और अफगानों की पहली पंक्ति टूट चुकी थी। सरदार रंजीत सिंह खुद सबसे आगे लड़ रहे थे। एक बार में उन्होंने एक अफगान कमांडर को घोड़े से गिराया और उसके सीने पर चढ़कर गर्दन काट दी। चारों ओर बारूद की गंध, चीखें और भगदड़ का शोर था। रसद गाड़ियों पर सिख सवारों ने हमला बोल दिया। अफगान तीरों और तलवारों के बीच फंस चुके थे। खेतों, झाड़ियों और रास्तों पर लड़ाई फैल चुकी थी। आखिरकार अफगानों की हिम्मत टूट गई। 3 घंटे से ज्यादा चली एक भीषण भिड़ंत के बाद उन्होंने अफगानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह उनका पीछा करते हुए लाहौर तक पहुंच गए और शहर को चारों दिशाओं से घेर लिया। सरदार रंजीत सिंह ने अफगानों की आपूर्ति पंक्ति को पूरी तरह काट दिया और आसपास के गांवों की खड़ी फसलें जला दी, ताकि उनके लिए राशन और राहत का कोई रास्ता शेष न बचे। अब अफगानों को मजबूरी में आक्रामक कार्रवाई करनी पड़ी।
इस बार निजामुद्दीन खान एक और दस्ता लेकर लाहौर के पार दरिया किनारे स्थित शाहदरा से सिखों पर चढ़ आया, लेकिन सिखों ने उन्हें बुरी तरह पराजित कर दिया। बड़ी संख्या में अफगान सैनिक मारे गए। जब तक लाहौर से उनकी मदद पहुंचती, सिख अपने ठिकानों से गायब हो चुके थे। इस हार की जलन में अफगान सैनिकों ने अपना गुस्सा आम निहत्थे लोगों पर निकाला। शाहदरा की हार ने अफगानों की हालत खराब कर दी थी। उनका आत्मसम्मान घायल हो चुका था, लेकिन उन्होंने जवाब दुश्मनों को नहीं, उन निहत्थे लोगों को दिया जो खुद को उनका मजहबी भाई समझकर अब भी उम्मीद लगाए बैठे थे। जैसे ही सैनिक वापस लौटे, उन्होंने मोहल्लों में घुसकर चीखते हुए लोगों को बाहर खींचना शुरू किया। तुमने सिखों को पनाह दी होगी। बिना सबूत के इल्जाम लगाए गए। कुछ घरों को घेर कर आग लगा दी गई, और जब अंदर से औरतों और बच्चों की चीखें आईं, तो अफगान सैनिक ठहाके मारते रहे। एक मस्जिद के इमाम ने जब बोला कि सिखों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो उसे खुले चौराहे पर खंभे से बांधकर कोड़े मारे गए। कई बुजुर्गों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उनके घरों में लंगर की हांडी जलती पाई गई। अफगानों को शक था कि ये सिखों के लिए बन रही थी। लोग जो अफगानों को अपना रक्षक समझते थे, उन्हें अब उनके ही हाथों गला घोंट कर मारा जा रहा था। शाहदरा की गलियां उन रातों में दहल उठीं और अफगान खुद अपनी कौम के हत्यारे बन बैठे। उनकी प्रताड़ना का शिकार हुए ज्यादातर लोग शाहदरा के वही मुसलमान निवासी थे जो खुद को अफगानों का मजहबी भाई समझकर सुरक्षित मान बैठे थे। अब सरदार रंजीत सिंह और भी अधिक निडर हो चुके थे। उन्होंने सीधे अपने घोड़े को दौड़ाते हुए लाहौर किले के मुसम्मन बुर्ज तक पहुंचाया, वही जगह जहां शाहजमान अपने दरबार का संचालन कर रहा था, और किले की घेराबंदी कर दी। इस दुस्साहसिक कदम के बाद दिन बीतते चले गए, लेकिन अफगान सेना सिखों की बनाई हुई घेराबंदी को तोड़ने में पूरी तरह नाकाम रही। दिल्ली की ओर आगे बढ़ने की उसकी तमाम योजनाएं ठप पड़ गईं। शाहजमान ने इस स्थिति से परेशान होकर अपनी ही फौज का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और अपने सैनिकों पर ताने कसने लगा। लेकिन सिखों का डर इतना गहराया हुआ था कि अंधेरा होते ही अफगान सिपाही अपनी बैरकों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। अब हालात इतने बदल चुके थे कि शाहजमान ने अपने पहले के घोषित नारों जिहाद और सिखों का सफाया से पूरी तरह पीछे हटने का फैसला ले लिया। उसने एक विशेष एजेंट को अमृतसर भेजा ताकि सिख सरदारों के बीच बातचीत की संभावना तलाशी जा सके। उस एजेंट के जरिए सिख सरदारों को यह संदेश भिजवाया गया कि उनकी जमीन, संपत्ति या दौलत को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बस यह बताया जाए कि वे क्या चाहते हैं। सभी सिख सरदारों ने एकमत होकर उत्तर दिया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई चीज नहीं चाहिए। बस यह काफी होगा कि अफगान अपनी सीमाओं के भीतर लौट जाएं और सिखों को अपने देश में चैन से जीवन जीने दिया जाए। इस उत्तर से निराश होकर शाहजमान ने अब एक नई रणनीति अपनाई। उसने अपने एजेंटों को आदेश दिया कि सिखों के बीच फूट डाली जाए। अब प्रत्येक सिख सरदार के पास अलग अलग प्रतिनिधि भेजे गए, जिन्हें लालच और इनामों के वादों के साथ उनके दरबार में भेजा गया। यह चाल कुछ हद तक सफल हुई। कई सिख सरदारों ने अपने दूतों को लाहौर रवाना किया, जहां शाहजमान ने उन्हें बहुत सम्मान और सत्कार के साथ बुलाया। शाहजमान ने ऐलान किया कि यह इलाका वह उन्हें देता है, बिना किसी टैक्स के। उसने कहा कि इस जमीन को वे अपने भरोसे से संभालें और लगातार जोतते रहे। सरदार रंजीत सिंह ने भी अपनी ओर से एक प्रतिनिधि शाहजमान के पास भेजा। लाहौर की सूबेदारी के लिए बातचीत शुरू करने के उद्देश्य से ऐसा लग रहा था कि अफगानों की चालाकी सिखों की एकता को कमजोर करने में कामयाब हो जाएगी। तभी एक रक्षक के रूप में बाबा साहिब सिंह बेदी सामने आए, जो श्री गुरु नानक देव जी की वंश परंपरा से थे और अपनी उम्र व सम्मान के कारण सिखों के पिता तुल्य माने जाते थे। उन्होंने सभी सिख सरदारों से निवेदन किया कि वे इस विदेशी आक्रमणकारी से किसी भी प्रकार की बातचीत न करें। सभी सरदारों ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए ऐसा करने का वादा किया। जब अफगान एजेंट दोबारा पहुंचे तो बाबा साहिब सिंह बेदी ने सिखों की ओर से सीधा उत्तर दिया कि यह इलाका उन्होंने तलवार के बल पर जीता है और तलवार से ही इसकी रक्षा की जाएगी। अब शाहजमान को सिखों को फुसलाने की अपनी योजना छोड़नी पड़ी। उसने कसम खाई
कि अब वह इन्हें युद्ध के मैदान में सबक सिखाएगा। मगर यह बस एक खाली धमकी बनकर रह गई, क्योंकि उसी दिन के एक समाचार लेखक की रिपोर्ट में लिखा गया कि शाह का कैंप हर समय सिखों के डर से सतर्क रहता था। रात के समय सिख लाहौर तक पहुंचकर बंदूकों से फायरिंग करते थे और अफगानों में से कोई भी उनसे भिड़ने के लिए बाहर नहीं निकलता था। अब समय भी शाह जमान के खिलाफ हो गया था। उसका भाई महमूद एक बार फिर अफगानिस्तान में बगावत की तैयारी कर रहा था। शाह की फौज को महीनों से तनख्वाह नहीं मिली थी और अब वे लाहौर शहर को लूटने की इजाजत मांग रहे थे। जब शाह जमान ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी तो सैनिकों ने साफ शब्दों में कह दिया कि वे अब और युद्ध नहीं करेंगे। इस परिस्थिति में शाह जमान को अपने हिंदुस्तान को फतह करने के स्वप्न को छोड़ना पड़ा और उसने अपनी पूरी फौज को काबुल लौटने का आदेश दे दिया। जाने से पहले उसने यह ऐलान किया कि जब वह अपने भाई महमूद से निपट लेगा तब दोबारा आकर हिंदुस्तान जीतने का प्रयास करेगा। शाह जमान वास्तव में 12 साल बाद पंजाब लौटा, लेकिन इस बार फतह करने के लिए नहीं। उसके भाई महमूद ने उसे अंधा कर दिया था। अब वह अपनी अंधी आंखों के साथ केवल एक लाठी के सहारे पंजाब लौट रहा था, सरदार रंजीत सिंह से शरण मांगने के लिए। आज इतिहास को इस तरह पलटा जा रहा है कि अफगानों की पुरानी दरिंदगी को भाईचारे की चादर में लपेट दिया गया है। ये वही अफगान थे जिन्होंने भारत में घुसकर मंदिर तोड़े, लोगों का कत्लेआम किया और जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। लेकिन आज कुछ लोग उन्हीं को शांति का प्रतीक बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अकबर ने अमृतसर की जमीन गुरु रामदास जी को भेंट की थी, जो कि सरासर झूठ है। और यही लोग ये नहीं बताते कि औरंगजेब के समय जब कश्मीरी पंडितों को जुल्म और जबरन इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर किया जा रहा था और जब किसी ने आवाज उठाई तो वो थे गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने उस अन्याय के खिलाफ खड़े होकर अपना शीश दे दिया। आज कुछ लोग गुरु गोबिंद सिंह जी को आंसू बहाते हुए दिखाते हैं, जो उनकी शहादत का सीधा अपमान है। गुरुजी ने अपना पूरा परिवार वार दिया पर कभी झुके नहीं। उन्होंने कभी आंसू नहीं बहाए, उन्होंने बलिदान दिया। इंडो सागा पर हम वो सच दिखाते रहेंगे जिसे छुपाया जाता है, ताकि आने वाली जनरेशन जान सकें कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, आत्मसम्मान की लड़ाई में भी लिखा जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।